हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं एक्सेलरेशंस को। एक्सेलरेशंस यानी कि त्वरण हिंदी में कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि एक्सेलरेशंस होता क्या है, राइट। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि ये जो एक्सेलरेशन है वो इस चैप्टर का यानी कि काइनेमेटिक्स का लास्ट पैरामीटर है। हमने जो जो पैरामीटर्स अभी तक देख लिए, जैसे कि हमने डिस्टेंस देखा है, डिस्प्लेसमेंट देखा, वेलोसिटी देखा, स्पीड देखा, और आज हम देखेंगे एक्सेलरेशंस को। एक्सेलरेशन के साथ इस चैप्टर के यानी कि काइनेमेटिक्स के सारे पैरामीटर्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन देम, उन सब के बीच में क्या क्या कनेक्शंस होते हैं उसके बारे में काफ़ी सारे डिस्कशंस करनी बाकी है। बट हम कह सकते हैं कि हमें जितनी भी क्वांटिटीज़ थे इंट्रोड्यूस होना था वो आज हम हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम इस चैप्टर में कोई नई क्वांटिटीज़ को लाने वाले नहीं हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सेलरेशन होता क्या है। तो मान लीजिए कि अगर कोई बंदा वॉकिंग कर रहा है, ठीक है, वो चल रहा है। अगर कोई पर्सन वॉकिंग कर रहा है तो सिंपल होता है कि उसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो एकदम कंटिन्यूस बनी रहेगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस होता नहीं है। बट अगर कोई बंदा वॉकिंग करते करते अचानक से सोच ले कि भाई मुझे अब रनिंग करनी है, देन वो क्या करेगा, रनिंग करना शुरू होगा। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये निकला कि उसकी जो स्पीड थी वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो स्पीड इंक्रीज करने के लिए उसको जिस पैरामीटर की रिक्वायरमेंट हुई है उसे कहते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर मैं आपको कोई और एग्जांपल लेके समझाने का, एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँ तो हम कह सकते हैं जैसे कि हम बाइक चला रहे हैं। बेसिकली हम ऐसे बाइक पे बैठ जाते हैं, बाइक हमारी चल रही है, हमारी बाइक की स्पीड है 30 km/h। और आपको याद है हम ऐसा करते हैं, दिख रहा है, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? यस, एक्सेलरेटर दे रहे, एक्सेलरेटर दे रहे, ठीक है। तो हम जब एक्सेलरेटर देते हैं तो उसका मतलब हमारी जो बाइक की स्पीड है वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो भाई हम जिसे कहते हैं कि एक्सेलरेटर देना, उसे मैं नाम देता हूँ एक्सेलरेशन। सिंपल है, दोनों सेम कॉन्सेप्ट ही होते हैं, एक्सेलरेटर और एक्सेलरेशन, ठीक है। तो भाई जब हम किसी बाइक को एक्सेलरेट करते हैं तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है भाई, धीरे धीरे से इंक्रीज होना शुरू होती है। या तो किसी बाइक को हम डी एक्सेलरेट करते हैं तो स्पीड होना क्या होता है, कम होता है। मतलब कि एक्सेलरेशन एक ऐसी क्वांटिटी है कि जो स्पीड के मैग्नीट्यूड में इंक्रीमेंट कर सकती है या तो डिक्रीमेंट कर सकती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। अब हम बात करेंगे धीरे धीरे से एक्सेलरेशन के बारे में, उसके डेफिनेशंस, उसका फॉर्मूला, उसके डायमेंशंस, उसके यूनिट्स, राइट, उसकी एटसेट्रा। हम थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। तो चलिए फटाफट से आ जाते हैं हम एक्सेलरेशंस पे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, तो मैं लिख सकता हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉन एज अ एक्सेलरेशन। या तो मैं उसकी दूसरी डेफिनेशंस भी दे सकता हूँ कि रेशियो ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम इंटरवल, ठीक है। मैं उसकी दूसरी डेफिनेशन दे सकता हूँ रेशियो ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम इंटरवल। अगर सपोज मुझे इसकी तीसरी देनी हो तो मैं दे सकता हूँ कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम, ठीक है भाई। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, तीनों डेफिनेशंस जो है वो एकदम ही है, उसका जो मीनिंग है वो सिमिलर ही है, बस थोड़े से वर्ड्स चेंज कर रहा और कोई वेरिएशंस आ रहा नहीं है। तो आपको जो भी अच्छी लगती है आप उसमें टेकल कर सकते हो, एनसीईआरटी के एग्जाम्स में भी आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। पहली डेफिनेशंस होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दूसरी होती है रेशियो ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम इंटरवल, तीसरी डेफिनेशन चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। मान लीजिए कि अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखने की ट्राई कर सकता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। मतलब कि हमने जो भी टाइम लिया होगा
उसे हमें कंसिडर करना होगा। तो ये बन गया हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चलिए मान लीजिए कि अगर मैं इसके यूनिट की बात करूँ तो इसका जो यूनिट है वो यहाँ से बन जाएगा भाई, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, यस मीटर पर सेकंड होता है, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। अगर इसको मैंने मर्ज कर दिया देन इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ से अगर मैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालने की ट्राई करूँ तो डायमेंशन फॉर्मूला मीटर इज़ अ यूनिट ऑफ लेंथ, तो यहाँ से उसका डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा L1 सेकंड इज़ अ यूनिट ऑफ टाइम, ऊपर जाएगा तो -2। तो ये आ गया उसका डायमेंशन फॉर्मूला m0 L1 t -2, राइट। और साथ ही साथ आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूंगा कि भाई आपका जो एक्सेलरेशन है वो किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, यस वेलोसिटी के साथ कनेक्ट हो रहा है। और हमें पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है कि वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो सिंपल है भाई एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, यस एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और जो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं उसे क्या क्या ज़रूरत होती है भाई, मैग्नीट्यूड होता है, यस मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, उसको दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। और आपका जो एक्सेलरेशन है वो 3 फॉर्म में हो सकता है भाई, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, जैसे कि हमने आगे देखा हुआ है कि वेक्टर क्वांटिटी तीनों होती है। बट अब हमें ये देखना है कि पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा एंड ज़ीरो होगा तो क्या होगा। चलिए सबसे पहले लेते हैं पॉजिटिव को। तो भाई अगर हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है उसका मतलब कि हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है भाई, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता रहेगा। और दूसरी एक चीज़ नोट करना है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना उसका मतलब कि हमारा जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होगी। मतलब कि एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगता है तब वेलोसिटी को इंक्रीज करता है और एट दैट टाइम हम एक्सेलरेशन को कंसिडर करते हैं पॉजिटिव, राइट, नोट करते रहना। उसके बाद अब हम बात करते हैं नेगेटिव डायरेक्शंस के लिए, या तो हम बात ऐसा कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड नेगेटिव कब होगा। तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है कभी कभी हम यूज़ करेंगे उसको रिटार्डेशन से, ठीक है। तो मान लीजिए कि जब भी आपको कभी किसी क्वेश्चंस में रिटार्डेशन वर्ड यूज़ किया जाता है तो आपको डेफिनेटली समझ लेना है कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा भाई, नेगेटिव। और जब आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज हो जाएगी। उसका मतलब कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ, जैसे कि अगर कोई बंदा साइकिल लेके जा रहा है और अचानक से वो ब्रेक अप्लाई करता है, देन ब्रेक अप्लाई करता है तो उसका जो ब्रेकिंग फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन लगता है। और हमेशा ही फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती। इन फ्यूचर लेक्चर्स में हम इसे देखेंगे। तो सिंपल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी पीछे, बट हमारी जो मूवमेंट हो रही है वो आगे हो रही है, उसका मतलब वेलोसिटी कहाँ है भाई, आगे की ओर है। तो याद रखना है कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड नेगेटिव होता है और उसे हम रिटार्डेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ओके गुड। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो हुआ तो, ये एक स्पेशल केस होता है कि अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो हुआ तो हम कह सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है देन हमारी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है। क्या होती है भाई, कांस्टेंट, यस। और अगर मैं वेलोसिटी कांस्टेंट की बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होता है, यानी मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होता, प्लस डायरेक्शंस भी चेंज नहीं होती। यानी कि मैं लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों में नो चेंज। याद रखना कि आपको अगर डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड दोनों में से किसी को भी चेंज करना हो तो आपको डेफिनेटली क्या अप्लाई करना है, एक्सेलरेशन अप्लाई करना होगा। अगर आप एक्सेलरेशन अप्लाई नहीं करते हो, एक्सेलरेशन अगर हमारा ज़ीरो है देन हमारी वेलोसिटी ऑलवेज क्या रहेगी, कांस्टेंट। याद रखना वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब हमारी स्पीड रुक जाना नहीं होता। अगर हम एक्सेलरेशन नहीं दे रहे उसका मतलब हम मोशन नहीं कर रहे, ऐसा भी नहीं होगा।
बट हम कह सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन 0 है तो हमारी मोशन यूनिफॉर्म है। कैसी है? यूनिफॉर्म। हमने देखा था ना प्रीवियस लेक्चर्स में, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसमें हमने कहा था उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज ना हो तो उसे क्या कहा था? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यस, तो इसे मैं कह दूंगा यूनिफॉर्म मोशंस। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन हम अप्लाई नहीं कर रहे या तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ऐसा कह सकते हैं। एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक डिटेल्स इन एक्सेलरेशंस। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, आप फटाफट से इसको राइट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशंस। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशंस। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में टाइप्स ऑफ स्पीड एंड टाइप्स ऑफ वेलोसिटी देख लिया है, उसी तरह से टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन होता है। याद रखना, फिजिक्स एक सिक्वेंशियल सब्जेक्ट होता है। अगर आपका जो बेसिक होता है, यानी जो प्रीवियस लेक्चर्स एकदम स्ट्रॉन्ग होंगे, तो आगे आपका जो 11th के बाद जो 12th आता है वो भी काफ़ी इजी लगता है। ठीक है आपको, तो फिजिक्स में शुरुआत से ही भाई आपको पकड़ बनाए रखनी है, कहीं पे भी मिस नहीं होने देना है। राइट, इस चीज़ को हमेशा ही ध्यान दीजिए। चलिए, अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशंस। उसमें पहला टाइप होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, चलिए सबसे पहले हम राइट करेंगे इसके डेफिनेशंस को। अब फिर से हम थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर रिमाइंड कर लेते हैं। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस। इसको दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर मुझे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस की डेफिनेशंस देनी है तो मैं कहूँगा कि ऐसा एक्सेलरेशन कि जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से किसी में भी कोई चेंज हो रहा ना हो। तो मैं लिखूँगा कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन will not change with respect to time। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, with respect to टाइम। तो हम उसे क्या कहेंगे भाई? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर ऐसा कोई एक्सेलरेशन है जिसकी डायरेक्शंस और जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो हम उसे क्या कह देंगे भाई? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, थोड़ा ध्यान देना। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज मान लीजिए हम मूव हो रहे थे ए से बी और बी से मूव हो गए थे सी पर। ठीक है, हमने नोट किया कि हमारी जब हम ए से मूव हो रहे थे बी तक, तो हमने 5 सेकेंड तक मोशंस की, और इस 5 सेकेंड पर मोशंस करते वक्त हमारी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब हमने नेक्स्ट 5 सेकेंड को ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि हमारी जो स्पीड थी वो हो गई थी 20 मीटर पर सेकेंड, और जब हमने नेक्स्ट 5 सेकेंड को फिर से ऑब्जर्व किया तो हमारी जो स्पीड थी वो हो गई थी 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक चीज़ नोट करना, देखो यहाँ पे हमारा जो टाइम इंटरवल है वो क्या है? सेम है। मतलब कि हमारा जो टाइम है वो वेरी हो रहा है, बट सेम इंटरवल में वेरी कर रहा है, और हमारी जो स्पीड है वो भी वेरी हो रही है। उसका मतलब सिंपल है भाई, एक्सेलरेशन लग रहा है। समझ में आ रहा है? एक्सेलरेशन लग रहा है। अब अगर हम इसका वेरिएशंस को ऑब्जर्व करते हैं तो पहले 10 था, इंक्रीमेंट हुआ 10 का 20 हो गया, इंक्रीमेंट हुआ 10 का 30 हो गया। मतलब कि यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे इस सेक्शंस में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन क्या होगा भाई? तो 10/5 2 था। इस जगह पे अगर मैं कहूँ कि चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, तो भाई 10 थी 20 हो गई है। यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितना है? ध्यान रखना, ये 0 थी, ये 10 हो गए। उसका मतलब कि यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी 10 थी, ये 10 थी और कितनी हो गई? 20। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई थी? 10, और टाइम कितना लिया उसने? 5। तो यहाँ पे भी आपका एक्सेलरेशन कितना? 2। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 30। पहले कितनी थी? 20। वेरिएशंस कितना हुआ? 10 का हुआ। टाइम लिया है 5 सेकेंड, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारा एक्सेलरेशन कितना है? 2। समझ में आ रहा है? मतलब कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो पहले भी 2 था, बाद में भी 2 है, उसके बाद भी 2 है। मतलब कि हमारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है।
और याद रखना कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो स्पीड इंक्रीज होती है या तो डिक्रीज भी हो सकती है। मान लो कि यहाँ पे एक्सेलरेशन -2 होता, -2 होता, -2 होता, तो हमारी स्पीड कंटिन्यूसली क्या होती जाती भाई, डिक्रीज होती जाती। ठीक है, तो समझ में आ रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहेंगे। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमारी जो स्पीड होती है वो इंक्रीज हो सकती है तो डिक्रीज होती है, बट सेम इंटरवल में होती है। जैसे कि यहाँ पे देखो 10 थी, इंक्रीज हो गए, 10 इंक्रीज हो गए 20 हो गए, फिर 10 इंक्रीज हो गए कितनी हो गई, 30 हो गए। मतलब कि स्पीड का जो इंक्रीमेंट है वो सेम इंटरवल में होता है, राइट। सेकेंड टाइप है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, आप कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, अब जैसे कि अभी हमने देखा था कि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस के साथ भी चेंज होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड विल बी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम कह सकते हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और कभी कभी हम यहाँ पे एंड की जगह पे और वर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि ज़रूरी नहीं होता कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होना चाहिए। अगर सपोज मान लीजिए डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो हम कहेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या तो दोनों ही चेंज हो रहे हैं तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस का एग्जांपल कह सकते हैं। ठीक है, सपोज अगर मैं उसको भी एक ऐसे एग्जांपल से समझाऊँ तो मैं कह सकता हूँ कि हम एक सपोज 3 इंटरवल्स कंसिडर करते हैं, A, B, C एंड D। मान लो आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी हो गई है आफ्टर 5 सेकेंड 10 हो गए, आफ्टर नेक्स्ट 5 सेकेंड में वेलोसिटीज़ हो गई है 50 और नेक्स्ट 5 सेकेंड में आपकी वेलोसिटी फिर से हो गई है 7। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जब हमारी इनिशियल 5 सेकेंड थी तो उसमें हमारा जो वेलोसिटी हो रहा था वेरी हो रहा था 10 मीटर पर सेकेंड तक वेरी हो रहा था। तो यहाँ पे जो हमें एक्सेलरेशन है वो मिलने वाला था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा जो वेरिएशंस इन वेलोसिटी है वो 5 है और टाइम भी 5 सेकेंड है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन मुझे मिल रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ तो देखिए भाई मेरी जो वेलोसिटी है वो 15 में से 7 हो रही है, यानी कि वेरिएशंस इन वेलोसिटीज़ 8 मीटर पर सेकंड। और अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन ढूंढूंगा तो मैं लिख सकता हूँ कि 8 डिवाइड बाय 5 यानी कि 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और साथ में याद रखना है वेलोसिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कि ये रिटार्डेशन हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या हो रहा है भाई, नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो समझ में यहाँ पे देखिए हमारी इनिशियल 5 सेकेंड में एक्सेलरेशन 2 था, नेक्स्ट 5 में 1 हो गया, नेक्स्ट 5 में -0.5 हुआ। मतलब कि एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन या तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। याद रखना है कि काइनेमेटिक्स में ये जो 2 टॉपिक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, क्योंकि कुछ पोर्शंस ऐसा है जिसमें हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूज़ करेंगे तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस के फॉर्मूलाज भी अलग होते हैं, और कुछ पोर्शंस हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस का दिया हुआ है, यानी कि हमारे जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसके फॉर्मूलाज भी अलग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चंस टैकल करने से पहले आपको सोच लेना होता है कि भाई ये कौन से एक्सेलरेशंस का एग्जांपल हो सकता है, उसके बाद ही हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये सीख सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चों को डाउट ये होता है कि सर हमें काइनेमेटिक्स चैप्टर पूरा आता है, बट जब हमारे सामने कोई क्वेश्चंस आता है तो हम उसको कैसे इनिशियल बेस से स्टार्ट करें, हमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स रहता है। तो इस कन्फ्यूज़न को बच्चों दूर करने का बस एक ही तरीका है कि आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना होता है। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को 2 टाइम रीड करना है और उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि वो नॉन यूनिफॉर्म का है या तो यूनिफॉर्म का है। ठीक है, और एक बार आपको ये समझ में आ जाएगा तो मैं कहता हूँ जैसे वो कौन बनेगा करोड़पति वाला देता था ना भैया मैं 50-50, उसी तरह से हमारा जो सारे फॉर्मूलाज है पूरे चैप्टर के जो फॉर्मूलाज है हम देखेंगे
फ्यूचर लेक्चर्स में, तो सारे फॉर्मूलाज में से वो फॉर्मूलाज डिवाइड हो जाएंगे, मतलब कि आपको जब ज़्यादा कंफ्यूजन होने के चांसेस थे वो काफ़ी कम हो जाएंगे अगर आपको पता चलेगा कि वो यूनिफॉर्म का है कि नॉन यूनिफॉर्म का है। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक और इसका थर्ड पोर्शन से एवरेज एक्सेलरेशन। चलिए, हमारा तीसरा पोर्शन होता है, तीसरा टाइप होता है एक्सेलरेशन का एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन, जैसे कि हमने बात की थी एक्सेलरेशंस की अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस कहती थी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन हुआ करती थी। एक्सेलरेशंस यानी कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या तो हम कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से कंसिडर करूँ तो ये मुझे देता है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी यानी डेल्टा वी अपॉन टाइम टेकन यानी कि डेल्टा टी। राइट, चलिए इसके आगे चले तो मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा वी को मैं लिख सकता हूँ V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। V2 इज अ फाइनल वेलोसिटी, V1 is a initial velocity, T2 is a final time and T1 is a initial time। राइट, तो ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। और एवरेज एक्सेलरेशन हम तब लगा सकते हैं कि जब हमें टाइम इंटरवल सही से दिया हो और वेलोसिटी वेरिएशंस भी दिया हो। बेसिकली हम ज़्यादातर यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बट अगर बाय चांस हमें कभी भी वेलोसिटी का कोई फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसे कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। राइट, मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला दिया है जहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही हो, तो वहाँ पे हम एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो वहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन, ध्यान देना। इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन की अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि एक्सेलरेशन एट अ मोमेंट, जैसे कि हम आगे भी देते आए हैं इसका डेफिनेशन कि एक्सेलरेशन एट अ मोमेंट, किसी भी एक मोमेंट पे एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन। और हमने आगे भी किया है कि इंस्टंटेनियस अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर देंगे, टाइम को छोटा कर देंगे, तो आप लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। इसका मतलब होता है डेल्टा टी की वैल्यू 0 के एकदम नज़दीक है बट 0 नहीं है, और आप यहाँ पे लिख सकते हो एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, एवरेज एक्सेलरेशन था डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। राइट, चलिए अब हम लिमिट को अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt, और ये आ गया इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। दोनों के यूनिट सेम होते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होता है, सारी प्रॉपर्टीज सेम होती है। बस हमें ध्यान रखना है कि हमें ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है और ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दे सकता हूँ कि मान लीजिए कि जब कभी भी आपको कोई एंट्रेंस लेवल के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको अगर एमसीक्यूज़ में कोई भी 2 टाइम इंटरवल दिए हो, सपोज मैं कहूँ इनिशियल टाइम ये है, फाइनल टाइम ये है, जब हमें 2 टाइम इंटरवल्स दिए होते हैं तब डेफिनेटली हमें एवरेज वाला फॉर्मूला ही लगाना होता है। और जब कभी भी हमें किसी क्वेश्चंस में सिर्फ 1 टाइम दिया हो, जैसे कि फाइंड द एक्सेलरेशन एट अ टाइम 2 सेकेंड, एट अ टाइम का मतलब होता है हमें ऑन द स्पॉट 2 सेकेंड पे ही एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ऐसे किस्सों में हमें इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना हो सकता है। ठीक है भाई, तो अच्छे से ध्यान देना है, सिंपल होता है, काइनेमेटिक्स एकदम इजी है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। बस ऐसी जो छोटी छोटी पॉइंट्स होते हैं, छोटी छोटी ट्रिक होती है, आपको उससे अच्छे से याद कर लेना है और उसे अप्लाई करना होता है।